हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज संस्कृत में अनुवाद करने के लिए एक सीरीज चलाए हुए हैं। तो उस सीरीज के दौरान हम लोग आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो संस्कृत में अनुवाद करते कैसे हैं, इसको हम लोग स्टार्टिंग से लेंगे। ये हम लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास होगा, जिसमें हम लोग लिंग, वचन, पुरुष, क्रिया, कर्ता, इन सभी के बारे में जानेंगे। हालांकि आप लोग तो जानते ही हैं लिंग के बारे में, वचन के बारे में, पुरुष के बारे में और क्रिया के बारे में, और इससे पहले भी हम सबों का अलग अलग वीडियो बना चुके हैं। इसमें हम लोग सिर्फ इसका एक बार इसको हम लोग देख लेंगे इसको कि कैसे लिंग, वचन, पुरुष और क्रिया, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अनुवाद करने के लिए सीखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अनुवाद शब्द का सामान्य अर्थ है किसी एक भाषा के वाक्यों को दूसरी भाषा में बदलना। तो हिंदी से संस्कृत में अनुवाद सीखने के लिए कुछ बिंदुओं का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसके बिना अनुवाद नहीं सीखा जा सकता। और वो बिंदु क्या क्या है? लिंग है, और वचन है, पुरुष और क्रिया है। तो इन चारों को सीखना बहुत जरूरी है, या इन चारों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप संस्कृत में अनुवाद सीख पाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिंग। लिंग शब्द का सामान्य अर्थ है पहचान। संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। एक हुआ आपका पुल्लिंग, दूसरा हुआ स्त्रीलिंग, और तीसरा है नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग जो है, तो इसका असामान्य अर्थ होता है पुरुष जाति का बोध कराना। जैसे राम, बालक, हरि, गुरु, ये सभी पुरुष जाति के हैं, इसी हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। चलिए सेकेंड में हम लोग देखते हैं स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग क्या हुआ? स्त्रीलिंग शब्द सामान्यतः स्त्री जाति का बोध कराता है। जैसे रमा, लता, सीता, नदी, बधु, ये सब क्या हुआ? स्त्री जाति को बोध जो कराता है, उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। लेकिन संस्कृत में देखिए एक और होता है नपुंसक लिंग। अगर हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ते हैं, लेकिन इसमें हम लोग एक आता है नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग शब्द सामान्यतः नपुंसक जाति का बोध कराता है। मतलब कुछ ऐसी चीज हैं जिससे हमें उसके लिंग का निर्णय नहीं हो पाता है। पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, तो पुस्तक गृह, गृहम घर, फलम, वस्त्रम, तो ये सब जो है नपुंसक लिंग में आता है। इसमें लिंग का निर्णय नहीं होता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं वचन। वचन भी आप लोग पहले से जानते हैं, फिर भी इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक, दो या बहुत होने का ज्ञान हो, उसे हम लोग वचन कहते हैं। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? देखिए, इसमें है एक वचन से एक आदमी का बोध होता है, या एक का बोध होता है। द्विवचन से 2 का बोध होता है, और बहुवचन से अनेक का बोध होता है। तो एक वचन क्या हुआ? देखिए, शब्द के जिस रूप से एक होने का ज्ञान हो, उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, तो यहां जो हम लोग देख रहे हैं बालक, तो इसका मतलब बालक हो रहा है, एक लड़का। और फिर यहां देख रहे हैं विद्यालय, मतलब एक विद्यालय। ये विद्यालय को बता रहा है, एक एक को दर्शा रहा है, इसलिए इसको ये हो गया आपका एक वचन। अब द्विवचन में हम लोग यहां देख रहे हैं, तो शब्द के जिस रूप से उसके 2 होने का ज्ञान हो, उसे द्विवचन कहते हैं। इसे बालको, 2 लड़की, 2 लड़के, या फिर बालको 2 विद्यालय, या विद्यालयों 2 विद्यालय। अब है बहुवचन। बहुवचन से क्या हुआ आपका? जिससे कि 2 से अधिक होने का ज्ञात हो, मतलब शब्द के जिस रूप से उसके 3 या 3 से अधिक होने का ज्ञान प्राप्त हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। इसे बालका मतलब अनेक लड़की, विद्यालय अनेक विद्यालय। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं पुरुष के बारे में। तो वाक्य को बोलने वाला और सुनने वाला और कोई अन्य 3 होता है। अगर 3 हम लोग देखते हैं, मान लिया जाए कि
यहां एक व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति किसी और से बात कर रहा है और फिर किसी और के बारे में बात कर रहा है। समझ लीजिए ये राम है, या समझ लीजिए मैं हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं और किसके बारे में बात कर रहा हूं, तो राम के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन हो गया। नहीं, तो संस्कृत में भी हम लोग देखेंगे कि संस्कृत में पुरुष जो होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या हुआ, ध्यान दीजिए यहां पर। प्रथम पुरुष कहता है किसी भी बात को बोलने वाला जिस संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य के लिए करता है, अर्थात न खुद के लिए करता है और न ही सुनने वाले के लिए करता है, उसे हम लोग प्रथम पुरुष कहते हैं। ठीक है, जैसे सह, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब, रामः, राम, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं, तीसरे के लिए बात हो रही है। तो किसी भी बात को बोलने वाला जिन संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य के लिए करता है, अपने लिए भी नहीं कर रहा है और ना जो आप सुन रहे हैं आपके लिए कर रहा है, बल्कि किसी तीसरे के लिए कर रहा है, उसे हम लोग प्रथम पुरुष कहते हैं। अब हम लोग आते हैं मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में क्या हुआ, बोलने वाला जिस सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आप सुन रहे हैं हमें, इसका मतलब आप मध्यम पुरुष हो गए। मध्यम पुरुष में सिर्फ 3 सर्वनाम का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे त्वम, यूयम, युवम। तो मध्यम पुरुष में 3 हुए, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। ठीक है, इसके बाद आपका आता है इसमें उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या हुआ कि बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उसी हम लोग क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम भी क्या है, उत्तम पुरुष में भी, यहां पे भी लगा दीजिए, उत्तम पुरुष में भी सिर्फ 3 सर्वनामों का ही प्रयोग होता है, अहम, आवाम और वयम। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों और वयम मतलब हम सभी। तो इस तरह से हम लोग तीनों पुरुष देखे। अब देखिए क्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना अथवा किसी घटना के घटित होने का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे पठति, गच्छति, खादति आदि। तो ये सब क्या हुए, क्रिया हुए। इसको हम लोग इसमें धातु का रूप कहते हैं और हम लोग इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्ब। नहीं, और तो इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं कि अनुवाद करते समय सबसे पहले हमें वाक्य का कर्ता पहचानना चाहिए। सबसे जरूरी है कि कर्ता की पहचान। तो कैसे कर्ता की पहचान कीजिएगा आप, तो क्रिया से कोण लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह कर्ता होता है। आप कोण लगाकर प्रश्न कीजिए, ठीक है, तो आपको जो आंसर होगा वो समझिए करता है। जैसे राम खेलता है, तो इसमें हम कौन लगाकर प्रश्न करते हैं, कौन खेलता है। यदि कहा जाए कौन खेलता है तो इसका उत्तर हमें क्या मिलेगा, रमेश। रमेश खेलता है, तो कौन खेल रहा है, रमेश। इसका मतलब इस वाक्य में जो है वो रमेश जो हुआ वो करता हुआ। तो ये कुछ आपके रूल्स हैं, ये कुछ संस्कृत बनाने के पहले या संस्कृत ट्रांसलेशन सीखने से पहले कुछ चीजों को हमें समझना होता है और याद करना होता है। इन सबों के बिना संस्कृत व्याकरण सीखना बहुत ही मुश्किल है और खासकर अनुवाद बनाना तो बहुत ही कठिन है। इसीलिए सबसे पहले आप इन सबों को पढ़ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम धातु रूप से संबंधित कुछ और चीज आपको देंगे और उसमें कुछ ट्रांसलेशन बनाना आप अवश्य सीख जाइएगा सेकेंड वीडियो में, और जल्दी उसे हम पोस्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।